1555th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। द्रोणाचार्य के साथ मेरी आज की जो मेहमान है उनका मैं इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले मैं धन्यवाद करता हूं पारिक ब्रदर जूलर्स का। पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। हमारी आज की जो मेहमान है शी इज द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द LAD कॉलेज। जी, स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर पूजा पाठक मैम का। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। मैम पहले तो सौभाग्य मेरा कि मुझे मिल रहा है मौका आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती स्केड्यूल से वक्त निकाल रही है और हमसे बात कर रही है। मैम सबसे पहले तो ये कि आपने यू न्यू प्रिंसिपल ऑफ द LAD कॉलेज, यू टेकिंग द लेगेसी टू वन मोर लेवल। मैम हाउ एक्साइटेड यू आर? वेल, वेरी मच एक्साइटेड। आपको तो पता है कि LAD कॉलेज जो है ये सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो उसको संभालना, उसकी बागडोर अपने हाथ में लेना और अपनी आइडियाज उसमें डाल के अपने बच्चों के लिए, अपने स्टाफ के लिए और मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज करना ताकि लोगों को उसका नाम और ज्यादा अच्छे से याद रहे, ये मेरा हमेशा फोकस रहेगा। ये हमेशा रहा है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ फैकल्टी मेंबर। जब मैंने ये ज्वाइन किया कॉलेज 1986, यानी अभी 36 साल हो गए सर। वाओ वाओ। तो ये 36 साल में मैंने जो LAD का प्रोग्रेस, मैम आप तो कई सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स को भी कहती होंगी ना कि तू मुझसे छोटी है। जी, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। थैंक यू जी। क्योंकि सही मैं आपको बता रही हूँ कि जो LAD कॉलेज इतने साल पुराना जो था और अभी धीरे धीरे जो डेवलप होते गया, जो मैंने देखा हुआ है, तो इट इज एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ विच आई हैव रियली लर्न सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। क्योंकि हम सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं, हम हमारे फैकल्टी मेंबर्स से सीखते हैं, हमारे फ्रेंड्स से सीखते हैं। हमको मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें का एक्सपीरियंस दिलाती है जी। और वो पूरा जो निचोड़ है उसका जी, वो आज मेरे एंड ऑफ द करियर में, क्योंकि देखा जाए तो मैं 31 मई को रिटायर होने वाली थी जी, लेकिन ये मुझे एक बहुत ही गोल्डन चांस मिला कि मैं मेरे ही कॉलेज को जी कुछ और आगे बढ़ा के लेके जाऊं। और अभी तो आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है, अभी बहुत ट्रेंड्स बदल गए हैं जी। तो ये जो बदलाव जो मुझे लाने की बहुत इच्छा है कॉलेज के इन जनरल एटीट्यूड में बोलिए या इन जनरल एजुकेशन सिस्टम में बोलिए, वो मुझे चांस मिला है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और स्पेशली मैं मैनेजमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम देयर हैज बीन a lot of principals who have come and taken the chair, और मैम हर प्रिंसिपल की कोशिश रही है कि हम कॉलेज की गरिमा को और बढ़ाएं, और द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसे सभी प्रिंसिपल्स को आपने कहीं ना कहीं खुद ऑब्जर्व किया है और आप उनकी फैन रही हैं, फॉलोवर रही हैं आप उनकी। मैम कौन सी ऐसी प्रिंसिपल रही है? ये बड़ा ट्रिकी, हाँ पेचीदा है, लेकिन बड़ा चुनना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, मुझे पता है। लेकिन मैम मैं चाहूंगा जरूर आप आज अपने दिल की बात बोलें। वो कौन सी ऐसी प्रिंसिपल रही है LAD कॉलेज के? पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊं, प्लीज बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट एक नाम लूंगी जी, उसके पीछे एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी रहेगा मेरा जी। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 1986 में आई, तब प्रिंसिपल थी डॉक्टर रजनी राय, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है पुडुचेरी की जी। तो तब तो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं थी, मैं जस्ट एक फैकल्टी मेंबर थी और उनका एक अलग ही रुतबा था जी। तो उनसे मुझे कुछ चीजें सीखने मिली, तब मैं काफी यंग भी थी। तो ऑफ कोर्स मैं उनको देखती थी, उनको ऑब्जर्व करती थी, और वो जिस तरीके से सभी अपने लोगों को लेके चलती थी, वो जो उनमें क्वालिटी थी, वो मुझे बाकी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि बाकी में नहीं था, लेकिन उनमें वो अलग ही रुतबा था जो मैंने मेन ऑब्जर्व किया जी। और कहीं ना कहीं वो मेरे मतलब जहन में घुस गया कि नहीं, अगर आपको एज अ लीडर काम करना है तो डेफिनेटली आपको सबको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हर एक में कुछ कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है जी। कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा होता है, और कोई किसी का जो प्रोफेशनल टच होता है वो अलग होता है। तो ये जो हर एक में क्वालिटीज है, ये आपको बेसिकली निहारना है और उसके तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करना है। ये मैंने उनसे सीखा। उसके बाद डॉक्टर पन्ना खानी आए जी, उसके बाद डॉक्टर श्यामला नायर आए और डॉक्टर दीपाली कोतवाल। फिर मैंने ये पर्टिकुलर सीट एक्सेप्ट की जी।
पर सही मायने में अगर मैं कहना चाहूंगी तो एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने 18 साल डॉक्टर पन्नाखानी के अंडर काम किया है जी। और उस वक्त मैं मतलब ये बिल्कुल सच है कि वो एक गोल्डन पीरियड था एलईडी कॉलेज का जी। जिस तरीके से मैडम ने इस कॉलेज को आगे बढ़ाया हर फील्ड्स में जी। हर जोन्स में जी। तो वो उनके अंडर काम करके मुझे बहुत सारी काबिलियत मिली जी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है जी। टीचिंग क्या होता है जी। और वो अपने बेटी की तरह मुझे रखती थी हर चीज हर प्रॉब्लम में उन्होंने मुझे साथ दिया है। एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगी मैं इंटीरियर डिजाइन की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी। थी अभी हाल ही में मैंने वो छोड़ा है प्रिंसिपल होने के कारण पर इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट में काफी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे और मैडम ने मुझे फुल्ली गाइड किया कि ये डिपार्टमेंट को हम कैसा बड़ा करें ठीक है और जिस तरीके से उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में बाकी के सर्कल्स में मुझे हेल्प की मुझे मोटिवेट किया जी। इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट अभी ऐसा हो गया है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ आते हैं एडमिशन लेने के लिए और लिटरली एडमिशन्स का ओवरफ्लो होता है हमारे डिपार्टमेंट। तो मैं वो पूरा श्रेय डॉक्टर पन्नाखानी को देना चाहूंगी कि उन्होंने हर तरीके से मुझे हेल्प की है। मैम आपने एक बात कही थी शुरुआत में कि ट्रेंड्स बदल गए हैं जी हाँ। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है तो मैम इसको आप किस तरह से देखती हैं एज अ प्रिंसिपल एंड ऑल्सो बिकॉज यू बिन अ HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अ प्रोफेसर मैम इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज में कन्वर्ट हो रही हैं क्लासरूम्स क्लासरूम्स में तब्दील हो रही है कैसे देखती हैं मैम इसको? मुझे तो लगता है कि ये पॉजिटिव चेंज है क्योंकि अगर आप अभी के बच्चों का एक एटीट्यूड देखेंगे क्योंकि जब आप कहते हैं ट्रेंड्स जी तो ट्रेंड्स हर फील्ड में बदलते हैं सच बात और एक 10 साल पहले अगर आप स्टूडेंट्स को देखे रहते तो उनका एक एटीट्यूड अलग था उस वक्त ट्रेंड्स भी अलग थे पर अभी के जो बच्चे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली अभी बदल गई है ठीक है जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी बहुत अभी सबको ओवरपावर कर रही है जी तो ये टेक्नोलॉजी के कारण बहुत फर्क आ चुका है। अभी आप देखेंगे मुझे तो कब लगता है कि अगले कुछ साल में आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है सभी कुछ ऑनलाइन होने वाला है बिल्कुल क्योंकि जॉब जो अभी चल रहे हैं IT बोलिए कोई भी सेक्टर वर्क फ्रॉम होम सब जगह ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर धीरे धीरे आपको अभी स्टडीज में या एजुकेशन में भी दिखने लगेगा जी पर फिर भी मैं थोड़ी कन्वेंशनल हूँ थोड़ी ट्रेडिशनल हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी चॉक एंड बोर्ड डायरेक्ट कनेक्ट विद द स्टूडेंट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ये मेरा ये है लेकिन आजकल के बच्चे जो है उनको इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं रहा है ये थोड़ा सा मेरा बोल्ड स्टेटमेंट है लेकिन इस पे कोई डाउट नहीं है दे आर मोर इनटू IT दे आर मोर इनटू टेक्नोलॉजी दे वुड प्रेफर टू गो फॉर मे बी देयर मोबाइल्स और मे बी देयर लैपटॉप्स और एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड दे वुड डेफिनेटली प्रेफर दैट इन देयर एजुकेशन सिस्टम। मैम एक कुर्सी खाली होती है तो उस कुर्सी को भरने के लिए नए लोग आते हैं मैम बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं LED कॉलेज के जो इस साल या अगले साल मैम उनका रिटायरमेंट होगा वो कॉलेज को अलविदा कहेंगे और मैम आप नए लोगों को उन चेयर में भरेंगे मैं हेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इनिशियल तौर पे जो प्रोफेसर हैं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैम क्या देखेंगी मैम उनमें आप क्या वो एक्स फैक्टर देखेंगी जिससे उन्हें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा जो लोगों की जिंदगियां संवार चुका है। yes. थोड़ा सा पेचीदा सवाल है ये भी जी क्योंकि सबसे पहले तो थोड़ा आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बताना चाहूंगी जैसे आपने कहा कि कुर्सियां बदलती रहती है जी अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 12-13 साल से गवर्नमेंट ने नए रिक्रूटमेंट्स पे बंदी लाई थी जी तो अभी इतने सालों के बाद जैसे मेरी प्रिंसिपल पोस्ट एडवर्टाइज हुई और अभी हमारे यहाँ पे 25 पोस्ट वी हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड जी और वहाँ पे हमारे यहाँ पूरा नया गरम जोशी फूड आने वाला है सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बिल्कुल तो ये जो है ये तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगी कि वो यंगस्टर्स हों they should be at least in an age group of say 35, 40, maximum 45, not more than that. ये हमारा प्रेफरेंस रहेगा। दूसरा डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली वो बिल्कुल साउंड हो जी
क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि आईसीटी मुझे लाना है कॉलेज में, जो कि एक नैक की भी रिक्वायरमेंट है, आपको नैक तो पता होगा जी, तो उसमें अगर वो नहीं है साउंड तो हमको बहुत डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि बच्चों का ट्रेंड अभी बदल रहा है और उसके हिसाब से हमको उनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी जी। और आज डिग्री का जो सवाल है वो तो उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन ही हमको डॉक्टरेट लगती है या नेट सेट लगती है, वो तो हमको देखना ही पड़ेगा जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट पर्सन master in only one part or in one aspect, she should have all kinds of qualities where even we have to focus on student centric education also, which is very very important, क्योंकि आजकल के बच्चों की क्या जरूरत है ये हमको समझ लेना, ये हमारी अभी प्रायोरिटी हो गई है और उसके हिसाब से अगर हम जब इंटरव्यूज लेंगे तब हम थोड़ा सा ताड़ने की कोशिश करेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन कैसे इंटरैक्ट करेगा बच्चों के साथ, कैसे बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चों को कॉलेज में लेके आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया बिल्कुल है बिल्कुल ना? ये तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल मैम। तो नेचुरली मुझे ऐसा ही स्टाफ लगेगा कि जो बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा बच्चों के साथ, बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करेगा, साथ में उनका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करेगा। तो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स डेफिनेटली हमको नए स्टाफ मेंबर्स में देखने मिलने चाहिए। मैम NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एब्सोल्युटली या जस्टिफाइड, पूरा जस्टिफाइड। सो मैम, यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर द पोस्ट। यू आर हायर्ड एज द प्रिंसिपल। नहीं, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, सही में बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैम। थैंक यू सो मच। सुपर्ब आंसर मैम, फिट्स द कंप्लीट क्राइटेरिया। मैम, NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक तरीके से भारत को विश्व गुरु जो हमारी एक छवि है पूरी दुनिया में, उसको भी एस्केलेट करने वाला है। अब भारत ना ही सिर्फ किताबी ज्ञान देगा लेकिन स्किलफुल ज्ञान देगा, स्किल्ड और ये चीजें स्कूल से अप्लाई होने वाली है। मैम, क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर रही हैं? और ये तभी हो रहा है 2023 में जब हम इसकी पहली छवि, पहला राउंड देखेंगे, अभी आएगा तो और मैम वो तब हो रहा है जब आप ये चेयर पर आई हैं। अब मैं इसका जवाब आपको क्या दूं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये चेयर पे आके वाज आई रियली फॉर्चुनेट और इट वाज अनफॉर्चुनेट। और वाज द एजुकेशन मिनिस्ट्री वाज वेटिंग कि कब पूछा मैम पद ले और हम बदलाव लाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं जी, तो मेरा जो पहले सवाल का जो जवाब था वो थोड़ा सा इसको कनेक्टेड है। बिल्कुल, है ना जी। जो बच्चों की आज की रिक्वायरमेंट है, आज की जो सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है, आज हमको बच्चों को उनके पैर पे खड़े करना है। इनिशियल डेज में जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स होते थे या जो भी होता था एजुकेशन, उसमें एक बिल्कुल एक थॉट प्रोसेस होता था कि मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब चाहिए जो कि परमानेंट शांति से अपना जीवन कटे। जी। लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत बदला है, जी। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एक्सट्रीम कंपटीशन इज देयर नाउ, और ये पूरे कंपटीशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव रियली गॉन डाउन, लिटरली दे हैव बिकम वेरी लेस। राइट मैम। उसके कारण जो बच्चे अभी आते हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनको फुल नॉलेज है सर, ऐसा नहीं है कि वो नॉलेजेबल नहीं है, तो उनको हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो होगी इम्प्लीमेंट, अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो 23 में होने वाली है, इट विल बी इन 24, बिकॉज ऑलरेडी चंद्रकांत पाटिल हैज डिक्लेयर्ड 23-24 इट इज नॉट गेटिंग एप्लीकेबल। राइट। तो वो जब होगी तब सिर्फ बच्चों के लिए हमको, इवन स्टाफ मेंबर्स को, हमको अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा। हमारा जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जो मेथड से पढ़ाने के पेडागोजी है, वो सब हमको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्किल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इसी का अभी जमाना रहेगा आगे का। जी। और वो कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाना, जो आज हमारा चॉक एंड बोर्ड रहता था, जो हमारा नोट्स वाला रहता था, जो बुक्स पढ़ के करते थे, वो जमाना गया सर। अभी आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको टोटली चेंज करके हाउ इट गेट स्किल्ड, मोर एम्पावर्ड विद स्किल एजुकेशन, ये हमको उनको देना बहुत जरूरी हो जाएगा, उसके बिना नहीं होगा। मैम, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जी हाँ, आजकल एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में। yes. मैम, उसमें क्या
लग रहा है आपको कि उस डिपार्टमेंट में एलईडी कॉलेज जहां तक सीमित है, मैम कौन सी चीजों की कमियां महसूस की है आपने और आपको ऐसा लगता है कि उसमें बदलाव की जरूरत है? जी हाँ, बहुत बदलाव की जरूरत है। जैसे मैं ये सब कंटिन्यूड है मेरा आंसर जो मैं तब से दे रही हूँ। ट्रेंड्स बदल रहे हैं, ये सब पॉलिसीज हमको लानी पड़ेगी। साथ में आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मुझे ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का। कुछ हमारे यहाँ कोर्सेज है जो सेमिनरी हिल्स में है, जो हम सो कॉल्ड प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, जहाँ पे उनका ट्रेनिंग ही बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है जी। तो वो पास आउट होने के बाद एक तो उनको इंटर्नशिप मिलता है या तो फिर गेट गुड जॉब फैसिलिटीज जी। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल फैकल्टीज हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया और साइंस हो गया जी। फिर भी थोड़ा बहुत साइंस आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, उनको थोड़े बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। बट व्हेन आई टॉक अबाउट आर्ट्स फैकल्टी, द ऑप्शंस आर वेरी लेस फॉर देम एज फार एज स्किल एजुकेशन इज कंसर्न, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न। तो मेरा विजन भी था ये जब मैंने ये सीट ऑक्यूपाई की कि मैं आर्ट्स फैकल्टी को बहुत ज्यादा फोकस करने वाली हूँ और मैं चाहूंगी कि मेरे कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कुछ कंपनीज के साथ जो मेरे बच्चों को एब्जॉर्ब करे, मे बी फॉर इंटर्नशिप, मे बी फॉर सम प्रैक्टिकल नॉलेज, और उनको किस तरीके का एजुकेशन हम देंगे ताकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज या उनका स्किल एजुकेशन ज्यादा बढ़े और वो अपने पैर पे खड़े हो सके। ब्रेन ड्रेन मैम, नागपुर एक तरीके से इस जी बिल्कुल ये सवाल से जूझ रहा है। हाँ। माता पिता अपने बच्चों को एलईडी जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करता है कॉलेज, और उसके बाद बच्चों को जब प्लेसमेंट की बात आती है, हायरिंग की बात आती है, तो उन्हें नागपुर छोड़कर जाना पड़ता है, अपना जन्म स्थल, अपने परिवार का स्थल छोड़कर जाना पड़ता है। कितना दुख होता है? सही में होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अब इसके लिए मुझे लगता है फिर से एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। आप किस तरीके का एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए बाहर के यूनिवर्सिटीज से, स्पेशली मैं बताना चाहूंगी मुंबई यूनिवर्सिटी आप जाइए जी, वहां पे मेरा तो कहना है कि थोड़ा बहुत एनईपी उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है। द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हाट दे प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स, वो अभी तक मेरे हिसाब से नागपुर यूनिवर्सिटी पिछड़ी हुई है। उसके कारण इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बिल्कुल। उनका जो मेंटल सेटअप है जी, वो भी एक अलग रहता है। और नेचुरली अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर मिलेंगी तो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर तो जाएंगे, आखिर उनको पैसे कमाने हैं, उनको अपना जिंदगी बनानी है ना जी। तो फिर से घूम फिर के ये आता है आपके एजुकेशन पे। तो वो अगर चेंजेस हम लाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि उनको इतना हम ट्रेन करें, इतना एक्सपर्ट बनाए ताकि यहीं के यहीं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, या तो फिर उनको कुछ स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप। मैम एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स भी बनते जा रहे हैं कॉलेज में, हमारे कॉलेज में। तो आपके कॉलेज में तो क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल इस दिशा में काम कर रहा है जहां पर स्टूडेंट्स को लोन फैसिलिटी मिल सके, मेक इन इंडिया, यूथ इंडिया, ये इस किस्म की चीजें? अभी हमारी जो कुछ कमिटीज है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है कॉलेज की, जैसे कहते हैं IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, जिसमें कुछ एक्सटर्नल नॉमिनीज होते हैं, इवन एक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी होती है, उसमें भी होते हैं। तो हमने कुछ लोगों को, बाहर के लोगों को ऐसे लिया है कि जो हमको गाइड करेंगे कि बच्चों को हम स्टार्टअप कैसे शुरू करवाएं, उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसा हो। ये ऐसे लोगों को लेने के कारण हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन होगा और हम बच्चों को ट्रेनिंग उस तरीके से देंगे। ये हमारा अभी फोकस रहने वाला है। कहते हैं मैम, एंटरप्रेन्योरशिप से मैम कहते हैं कि किसी को भी जब एक पद मिलता है, एक जिम्मेदारी मिलती है, एक चेयर मिलती है, तो कांटों का ताज कहते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। डॉक्टर पूजा पाठक मैम की लाइफ में क्या बदला है मैम? सर देखा जाए तो ऐसे बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है, क्योंकि मैं यहाँ पे 36 साल से हूँ। मेरा सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन है, इसके पहले मैं NAC कोऑर्डिनेटर भी थी। तो बदलाव अभी मुझे लाना है। मेरे में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अगर बदलाव लाना है किसी में तो मुझे लोगों को भी बदलना ही पड़ेगा जी, है ना जी। तो वो स्टेप्स ले रही हूं मैं और कोशिश कर रही हूं उसके लिए कि, पर उसके लिए मुझे खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का बदलाव चाहिए, अभी क्या ट्रेंड्स है,
अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से मैं अपने लोगों को कैसे बदलूं, इसकी मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये पद ग्रहण करने से पहले एक रणनीति आपने अपनी खुद की बनाई है, उस रणनीति पे आप चल रही हैं और उम्मीद यही है कि आप उस रणनीति में पूरी तरीके से सफल रहें। आप जिस किस्म के बदलाव लाना चाहती हैं वो बदलाव जिस दिशा में एलईडी कॉलेज को ले जाएंगे, उसमें मैम बहुत सारी समृद्धि होगी, और समृद्धि हाईवे नहीं मैम, समृद्धि होगी। और मैम उम्मीद है कि आप जो बदलाव लेकर आनी, उससे स्टूडेंट्स के जो वेलफेयर को लेकर जो आप काम करना चाहती हैं, उससे मैम एलईडी कॉलेज को आप एक और लेवल पर ले जाएंगे। आपने अपना कोशिश जरूर करूंगी सर जी। और एक जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा स्टाफ, मेरे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है और एजुकेशनली वेरी वेल क्वालिफाइड, और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चेंजेस आए। तो उनका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस, वी आर ऑन द सेम पेज। सुपर, वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। जो मैनेजमेंट है हमारा, दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव फॉर एवरीथिंग। मैम, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। जी हाँ, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये गलत बात है। तो बहुत बहुत खूब सर, बहुत तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोशिश है आपको उस जगह पर जरूर ले जाएगी जहां पर आप कॉलेज को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को ले जाना चाहते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किसी ने बड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, मतलब उनकी एक 4 लाइनें जो मैं दोहराऊंगा और ये बात परफेक्टली बैठती हैं फॉर डॉक्टर पूजा पाठक, और वो ये है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, डॉक्टर पूजा पाठक की कहता हूँ, अपने काम के प्रति प्रेम और समर्पण इंसान को भगवान बना देता है। कोशिश ये शब्द अपने आप में एक वाक्य है। लोगों को लगता है ये एक शब्द है, ये शब्द नहीं, ये एक वाक्य है जिसके पीछे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे फलसफे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार कही नहीं जाती, समझी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, लेकिन कोशिश ये सब कुछ कह देती है। उम्मीद है कि ऐसे सभी लोग दुनिया में जो ये शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया में परिवर्तन लेकर आए। द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कोशिश की थी देश को आजाद करने की। सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद सेना बनाकर उन्होंने कोशिश की थी देश को आजाद करने की। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं एक नया भारत बनाने की। ये सब कोशिश ही है। सचिन तेंदुलकर ने कोशिश की थी भारत को एक समय पर वर्ल्ड कप जिताने की। धीरूभाई अंबानी ने कोशिश की थी रिलायंस को नंबर 1 कंपनी बनाने की। रतन टाटा ने पूरी कोशिश करी टाटा को अपने लेवल तक हमेशा रखने की। ये कोशिश एक शब्द नहीं, एक वाक्य है। जिंदा रहें। जय हिंद।